ससुराल का हर एक टॉर्चर हंस के सहना होगा। शहर के बीचों बीच बसी एक बड़ी हवेली जिसकी दीवारें लंबी हैं, जिस पर एक तस्वीर टंगी है जिसने हवेली के सैकड़ों राज को दफन कर रखा है। हवेली के बाहर आंगन में छोटा सा तुलसी का पौधा है जहां घर की बड़ी बहू अंजलि हमेशा पूजा करती है। हे भगवान, आपकी कृपा से सब ठीक हो जाए, इस मुस्कान के पीछे की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाए। अंजलि पूजा कर रही थी, तभी वहां से कुछ पड़ोसन गुजरते वक्त कहती हैं, ये शकुंतला हवेली की बहुएं कितनी ज्यादा खुश रहती है, चेहरे पर कभी उदासी नहीं रहती इनके। वही तो, इनकी जिंदगी कितनी खुशहाल है। और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी हवेली की होने वाली मालकिन जो है, काश हमारी जिंदगी भी इन्हीं की तरह होती, खुशी से भरी हुई। पड़ोसन आपस में बातें करते हुए जा रही थी, तभी अंजलि सारी बातें सुनकर सोचने लगती है, मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ ये दर्द ना तो किसी को कभी दिख सकता है और ना ही मैं बता सकती हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी जिंदगी मेरे दुश्मन को भी ना मिले। अंजलि खुद से बड़बड़ाकर हवेली के अंदर जाती है, जिस हवेली की दीवारें भी मारो चीख चीख कर कुछ कहना चाहती हैं। हवेली में 3 बहुएं रहा करती हैं, अंजलि बड़ी बहू, इशिता दूसरी बहू और शालिनी जिसकी अभी नई नवेली शादी हुई है। सब मिलकर एक साथ किचन में काम कर रही हैं और तभी यहाँ आने से पहले न जाने कितने सपने देखे थे और सोचा था बड़े घर में शादी हो रही है, बड़ा परिवार होगा, जिंदगी में खुशियाँ आएंगी, लेकिन यहाँ तो बहू की जिंदगी रानी जैसी नहीं बल्कि नौकरानियों से भी बदतर है। देवरानी जी, थोड़ा धीरे बोलिए, अगर किसी ने सुन लिया ना तो महाभारत खड़ी हो जाएगी। तुम लोग अपनी बातें बंद करो, अगर किचन के बाहर हमारी आवाज भी गई ना तो घर में सुनामी आ जाएगी। तभी सीढ़ियों से हवेली के मुखिया वृषभानु उतरते हैं, जिनकी आहट तीनों बहुएं सुनती हैं और फटाफट घबराते हुए डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती हैं। जी, बहुओं ने खाना लगा दिया है, आप खाना शुरू कीजिए। हाँ, खा रहा हूँ, तुम लोग बाद में खाना, क्योंकि हमारे घर की औरतें मर्दों से पहले या मर्दों के साथ खाना नहीं खाती। इतना कहकर वृषभानु जैसे ही रोटी में दाल लगाकर पहला निवाला खाता है। ये दाल किसने बनाई है? वो दरअसल वो ये खाना है या मरीजों को खिलाने की दवा? न नमक है और ना ही कोई स्वाद। अगर खाना बनाना नहीं आता है तो पैसे बर्बाद क्यों करती हो? पूरा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। पापा जी, इसमें तो सिर्फ नमक ही कम है, आप 2 मिनट इंतजार कर लीजिए, मैं नमक छिड़क कर गर्म करके ले आती हूँ। शालिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से बदतमीजी करने की? इसमें बदतमीजी कैसी, मैं तो बस। देख लिया पापा, अब तो इस घर की औरतें मर्दों की इज्जत करना भूल गई हैं। अगर ऐसी बात है तो आज इन्हें इनकी गलती अच्छे से समझ आएगी। आज पूरा दिन तीनों बहुओं में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। लेकिन पापा जी। शालिनी आगे कुछ कहती उससे पहले ही अंजलि शालिनी का हाथ पकड़कर कुछ न कहने का इशारा करती है और दुख के आंसू छुपाकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। बहुओं को मैंने जो सजा दी है उसकी जिम्मेदारी शकुंतला तुम्हारी है। ध्यान रहे, बहुओं के गले से एक निवाला भी उतरना नहीं चाहिए। हाँ माँ, इन लोगों को इसी तरह अकल आएगी, बहुत जुबान चलने लगी है इनकी, कैंची की तरह। अब पता चलेगा कैंची जैसी जुबान चलाने की कीमत क्या है। इतना कहकर सभी लोग नाश्ता करके वहां से चले जाते हैं और शकुंतला तीनों बहुओं पर नजर रखती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। सुबह 4 बजे से उठकर झाड़ू पोछा, घर का काम, किचन संभालना और गलती न होने पर भी गलती मान लेना, इन सब से एक दिन परेशान होकर शालिनी सोफे पर बैठती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं थक गई हूँ। आखिरकार इस हवेली में बहू पर इतना अत्याचार क्यों होता है? और ये सब सहने के बावजूद जेठानी जी चेहरे पर मुस्कान क्यों रखती है? शालिनी फूट फूट कर रो रही थी, तभी वहां शकुंतला आती है और गुस्से में शालिनी का हाथ पकड़ती है। मम्मी जी, तुम हवेली की बहू हो, तुम रो नहीं सकती। इस घर की बहुएं रोती नहीं है, सिर्फ मुस्कुराती है। लेकिन मम्मी जी, अपने आंसुओं को पोछो और अपनी जेठानियों से मुस्कुराना सीखो, और फिर अगर उसके बावजूद रोना है तो आंसुओं को छिपाना सीखो। उम्मीद है दोबारा ना बताना पड़े। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। आखिरकार मम्मी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई मुझसे कुछ छुपा रहा है? जरूर यहाँ कुछ गलत है, जिसकी वजह से आंसुओं की घूंट को भी यहाँ हंसकर पीने के लिए कहा जा रहा है। शालिनी नई नवेली बहू है जो हवेली में हो रहे अत्याचारों को समझ नहीं पा रही थी। इसी तरह फिर अगले दिन जब तीनों बहुएं एक साथ कमरे की सफाई कर रही हैं तो जेठानी जी, आखिरकार आप लोग आंखों में आंसू होने के बावजूद चेहरे पर मुस्कान कैसे रख लेती हैं? शालिनी, इस घर में रोना या फिर उदास दिखना एक पाप है और इस पाप को करने पर बड़ी सजा मिलती है। इस वजह से ना चाहते हुए भी मुस्कुराना जरूरी है। मतलब यहाँ अत्याचार को भी हंसकर सहना पड़ता है।
यहाँ हम औरतों के रोने पर भी पाबंदी है। हाँ देवरानी जी, वैसे सच कहे तो यहाँ रहना कितना मुश्किल है, न जाने हमारी पूरी जिंदगी कैसे बीतेगी। तीनों बहुएं कमरे की सफाई करते वक्त बातें कर रही थी, तभी वृषभानु आता है और इशिता की बातें सुन लेता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करने की? अरे जिस घर में रहती हो खाती हो उसी की बुराई कर रही हो। आज एक दिन घर के बाहर रहो, तब इस घर की वैल्यू समझ में आएगी। इतना कहकर वृषभानु इशिता का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है। नहीं पापा जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह गिड़गिड़ाने की? अब तुम्हारी यह सजा तुम्हारी जेठानी और देवरानी सबको भुगतनी पड़ेगी। आज तीनों बहुएं पूरे दिन घर के बाहर रहेंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि यहाँ घर में रहना मुश्किल है या बाहर। इतना कहकर वृषभानु तीनों बहुओं को घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। इसके बावजूद तीनों बहुएं आंसू छुपाने की लगातार कोशिश करती हैं। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से इस कड़कड़ाते धूप में बिना चप्पल के पैर भी जल रहे हैं। हाँ जेठानी जी, उसके बावजूद भी हम रो नहीं सकते, क्योंकि रोने से सजा बढ़ जाएगी। तीनों बहुएं नंगे पैर पूरे दिन धूप में खड़ी रहती हैं और फिर रात को वहां की औरतें उन्हें देख देख कर तरह तरह के सवाल पूछने लगती हैं। अरे तुम तीनों बहुएं सुबह से घर के बाहर क्यों खड़ी हो? अरे हाँ, तुम लोगों ने तो चप्पल भी नहीं पहनी है, सुबह से यहाँ खड़ी हो, पैरों में छाले पड़ गए होंगे। अरे नहीं नहीं काकी, वो तो घर में हम बोर हो रहे थे, इस वजह से बाहर आ गए। लेकिन पूरे दिन वो भी धूप में, कहीं घर वालों ने तो नहीं निकाल दिया? हाँ उन्हें, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। शालिनी चुप हो जाओ वरना सजा बढ़ सकती है। तीनों बहुएं आस पड़ोस में किसी को भी सच्चाई नहीं बताती हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में रात के 11 बज रहे हैं, जाकर बहुओं को बोल दो घर के अंदर आ जाएं। ठीक है पापा। इतना कहकर सौरभ जाता है और घर का दरवाजा खोलता है। भाभी आप लोग घर के अंदर आ जाइए, रात काफी हो गई है, पापा ने आपको बुलाया है। तीनों बहुएं खुश होकर तुरंत घर के अंदर जाती हैं। अब एहसास हो गया होगा ना कि घर के अंदर रहना आसान है या बाहर? याद रहे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ पापा जी, हम समझ गए हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ तो अब खड़ी क्या हो, जाओ किचन में और जल्दी मेरे लिए खाना बना कर लाओ। वैसे भी सुबह से तुम लोगों की नौटंकी की वजह से सही से खाना नहीं खाया हूँ मैं। जाकर बना कर लाओ कुछ अच्छा सा, आधे घंटे के अंदर अंदर। वृषभानु की बात सुनते ही तीनों बहुएं घबरा जाती हैं और तुरंत किचन में जाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं। इशिता आलू काट रही थी, शालिनी आटा गूंथ रही थी और वहीं अंजलि सब्जी बनाने लगती है। सब जल्दी काम करो, वरना अगर आधे घंटे से ज्यादा हुआ तो दोबारा कौन सी सजा मिलेगी, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ दीदी कर रही हूँ। वैसे मेरे पैरों में छाले, हाथों में सूजन हो गई है। मुझे समझ नहीं आता इतने सालों से आप लोग ये सारी चीज़ें कैसे झेल रही हैं। अब कैसे बताऊँ मैं, इस घर का राज जानने के बाद ये भी सारी चीज़ें झेलना सीख जाएगी। तीनों बहुएं आपस में बात करते हुए खाना बनाती हैं और सभी को खाना खिलाकर किचन का सारा काम निपटाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। तभी रात को अरे ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है, चलकर देखती हूँ। शालिनी आधी रात में उठती है, तभी अचानक वो डर जाती है। नहीं नहीं, ये आवाज तो उस बंद कमरे से आ रही है जिससे हर रात आती है, लेकिन मैं वहां जाकर सच्चाई का पता नहीं लगा सकती, क्योंकि दीदी मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, क्या हुआ, क्या पूछना है? दीदी आपको पता है ना, मेरा कमरा हवेली की सबसे ऊपर है और वहीं सालों पुराना बंद कमरा है। मुझे रातों को उस कमरे से अलग अलग आवाजें आती हैं। हम उस कमरे को खोलकर देख सकते हैं क्या? तू पागल हो गई क्या? आज के बाद उस कमरे का नाम अपनी जुबान पर लाना तक नहीं। हाँ, और उस कमरे को खोलने की कोशिश भी मत करना। क्यों, ऐसा क्या है उस कमरे के पीछे? अरे पगली, तू कितना सोचती है, उस कमरे के पीछे कुछ भी नहीं है। तुझे छत से शीतल आंटी के चलने की आवाज आती होगी। चल अब ज्यादा मत सोच। अंजलि डरते हुए हल्की मुस्कान के साथ बात घुमा देती है और तीनों बहुएं कपड़े उतारकर नीचे आ जाती हैं। जेठानी जी ने भले ही मुझे इस कमरे का जिक्र करने के लिए मना किया होगा, लेकिन हर रात इस डर में सोना मेरे लिए आसान नहीं है। मैं कल मम्मी से इस बारे में जरूर बात करूंगी। ये सोचकर शालिनी डरते हुए सो जाती है और फिर अगली सुबह होते ही शकुंतला के कमरे में जाती है जहां शकुंतला बैठी थी। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, क्या कहना है? मम्मी जी, मैंने आज तक उस कमरे का जिक्र किसी से भी नहीं किया, लेकिन मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आखिरकार उस कमरे के पीछे का रहस्य क्या है? ये सुनते ही शकुंतला की आंखें लाल हो जाती हैं और वो कांपते हुए तुरंत खड़ी होती हैं। रहस्य? क्या रहस्य? वो बस एक खाली कमरा है जो कुछ सालों से बंद है। इसके अलावा उसके पीछे कोई रहस्य नहीं।
तू अपना दिमाग ज्यादा मत लगा। लेकिन मम्मी जी, रोज रात को वहां से जो आवाज आती है जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई मुझसे कुछ कहना चाहता हो, कोई ऐसी सच्चाई जो हवेली के उस कमरे में हमेशा के लिए दफन कर दी गई हो। तू अपना ज्यादा दिमाग इस फालतू सी बात में लगा रही है। उतना अगर घर के काम करने में लगा देती तो कल पूरे घर के बाहर धूप में ना जलना पड़ता। और तुझे पता है अभी टाइम कितना हो रहा है? जाकर अपने पापा जी के लिए चाय बना, वरना अगर देर हो गई तो तेरी खैनी। शकुंतला कांपती हुई आवाज में बात को घुमा देती है और शालिनी को किचन में काम करने के लिए भेज देती है। किचन में जाती शालिनी चाय बनाने के लिए बर्तन धोने लगती है। अगर वो एक साधारण कमरा है तो मम्मी जी उसकी बात करते ही इतना घबरा क्यों गई थी? आखिरकार क्या है इन सब के पीछे की सच्चाई? तभी वहां अंजलि की छोटी सी बेटी चिंकी डॉल से खेलते हुए आती है। चाची चाची, आप सारा काम करके मेरे साथ खेलोगी ना प्लीज? चाची, मम्मी तो खेलती नहीं है, आप खेलोगी ना? हाँ ठीक है। ऐसे चाची, आपका कमरा उस परी के कमरे के बगल में है ना? क्या कल रात को भी वो परी रो रही थी? ये सुनते ही शालिनी के हाथ से बर्तन नीचे गिर पड़ता है और धम से आवाज आती है, जिसे सुनते ही अंजलि आती है और चिंकी के मुंह पर हाथ लगा लेती है। अरे अरे, ये चिंकी भी ना पगली कहीं की कुछ भी कह देती है। आप ज्यादा मत सोचिए, कल रात को मैंने इसे परी की कहानी सुनाई थी तो बस उसी वजह से। लेकिन वो, आप ज्यादा मत सोचिए, चिंकी तो कुछ भी कहती है। मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर अंजलि चिंकी को लेकर वहां से चली जाती है। शालिनी कुछ सोचती है उससे पहले ही वृषभानु चाय के लिए आवाज लगाता है। बहू, बहू, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी लाओ वरना। हाँ हाँ, अभी लाई। शालिनी तुरंत ले जाकर वृषभानु को चाय देती है और फिर छत पर कपड़े सुखाने जाती है। जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार लेती हूँ, अगर बारिश हो गई तो सारे कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। आसमान पूरा काला पड़ चुका था और तेज हवाएं चलने लगी थी। तभी बगल की छत पर शीतल आती है। अरे बेटा, जल्दी कपड़े उतार लो वरना बारिश हो गई तो सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। चीची काकी, वही उतार रही हूँ। शायद यही सही मौका है मैं शीतल आंटी से रात के बारे में पूछती हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो बेटा? काकी, क्या आप रात को छत पर टहलने आती हैं गर्मी की वजह से? अरे मैं तुम्हें भूतनी दिखती हूँ क्या जो आधी रात में छत पर टहलूंगी? और फिर मेरे घर में तो एसी लगा है, गर्मी किस बात की? क्या मतलब आप छत पर नहीं आती? नहीं, बल्कि मैं 9 बजे ही सो जाती हूँ। आपकी बहू आती होगी? हाँ हाँ जरूर, आपकी बहू आती होगी। बहू, क्या हो गया तुझे? भला कोई क्यों आएगा रात को छत पर? रात सोने के लिए होती है और मेरा पूरा परिवार चैन की नींद सोता है। अच्छा चल, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और ये सारी बातें जानने के बाद शालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शालिनी घबराती हुई अपने कमरे में आकर बैठ जाती है। जरूर कोई ऐसी बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये तो तय है कि आवाज छत से नहीं बल्कि उस बंद कमरे से आती है। शालिनी डरते हुए घर का सारा काम करती है और फिर रात को अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तभी रात को तूफानी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजलियां कड़क रही होती हैं और उसी बीच अचानक शालिनी की नींद खुलती है। नहीं। शालिनी घबराकर बिस्तर से नीचे उतरती है और घटाघट एक गिलास पानी पीती है। तभी उसे दोबारा उसी कमरे में रोने की आवाज आती है। ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है कि कोई रोकर मुझे पुकार रहा है, मुझसे मदद मांग रहा है। आज मुझे जाकर उसी कमरे में देखना चाहिए। शालिनी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठंडा माहौल होने के बावजूद उसके सिर से पसीना आना शुरू हो जाता है। शालिनी डर का सामना करते हुए उस कमरे के पास पहुंचती है जहां नीचे दरवाजे से रोशनी दिखाई देती है। जेठानी जी ने बताया था कि ये कमरा सालों से बंद है, तो फिर ये रोशनी कैसी? शालिनी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है वैसे ही शालिनी के कंधे पर कोई हाथ रखता है। बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शालिनी डरकर पीछे घूमती है और शकुंतला को देखकर हैरान रह जाती है। शकुंतला की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, चेहरा गुस्से से लाल पड़ा था। सासू माँ जी, बस बहू बस, आज के बाद इस कमरे के आसपास भी अगर तुम दिखाई दे दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मत पड़े इस दरवाजे के पीछे छुपे रहस्य को जानने के पीछे। ये रहस्य तुझे जीने नहीं देगा। तेरी सांसें थम जाएगी, तू इस घर में नहीं रह पाएगी। इतना कहते ही शकुंतला शालिनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती शालिनी को कमरे में ले जाती है। दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, चुपचाप आंख बंद करके सो जा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। शालिनी बिस्तर पर लेटती और लगातार पंखे को देखने लगती है। आज पहली बार मैंने मम्मी जी की आंखों में आंसू देखे हैं, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं उस दरवाजे के आसपास नहीं जाऊंगी। मैं किसी भी आवाज को नहीं सुनूंगी और ना ही उस पर ध्यान दूंगी।
शालिनी पूरी रात सो नहीं पाती और खुद को सच्चाई से दूर रखने की पूरी कोशिश करती है और फिर अगले दिन रोज की तरह उठकर घर के कामों में लग जाती है। आज मम्मी जी ने कहा है पूरे घर को शीशे की तरह चमका देना, कहीं भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। देवरानी जी आप पोछा लगा रही हैं, मैं एक काम करती हूँ, घर के सारे जाले साफ कर देती हूँ। और शालिनी तुम जाकर मम्मी जी की कमरे की सफाई कर दो। ठीक है जेठानी जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर शालिनी शकुंतला के कमरे में जाती है और कमरे की सफाई शुरू कर देती है। तभी उसके हाथ एक एल्बम लगती है। ये क्या, एल्बम में बड़े भैया के साथ ये लड़की कौन है? बड़े भैया की शादी तो जेठानी जी के साथ हुई है, लेकिन ये तो जेठानी जी नहीं है, तो फिर ये कौन है? शालिनी ये सोच रही थी कि तभी शकुंतला के पायल की आवाज आती है। लगता है मम्मी जी आ रही है। अगर उन्होंने मुझे इस तरह देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। वैसे ही कल रात उन्होंने मुझे धमकी दी है, उसके बाद उनकी बातों को अनदेखा मैं नहीं कर सकती। शालिनी कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन बिना पूछे एल्बम वहीं रख देती है और कमरे की सफाई करके वहां से चली जाती है। अब इस तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर कई महीनों बाद। जैसे आज अच्छा खाना बना है वैसे ही रोज अच्छा खाना बनाया करो, समझी? जी मम्मी जी। और हाँ, कल ट्यूसडे है, तुम्हारे ससुर जी के लिए पनीर बना देना, उन्हें पनीर की सब्जी खानी है। ठीक है मम्मी जी, हम तीनों मिलकर कल सुबह पनीर की। शालिनी कुछ और कहती उससे पहले ही शालिनी को उल्टी आ जाती है और वो दौड़ते हुए वॉशरूम में जाती है। उसके पीछे पीछे अंजलि भी जाती है। क्या हुआ देवरानी जी, सब ठीक तो है ना? 2-3 दिनों से आपकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, आपको क्या हुआ है? पता नहीं, अचानक बेचैनी होने लगती है और जी मचलने सा लगता है। वैसे हम इस तरह बाहर और मम्मी जी गुस्सा करेंगी। चलिए चलिए अंदर देखते हैं। इतना कहकर शालिनी और अंजलि दोबारा डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। छोटी बहू, क्या हुआ तुझे? 2-3 दिनों से तेरा यही नाटक देख रही हूँ, आखिर कब तक इस तरह काम से बचोगी? अब जाकर डॉक्टर को दिखा ले। जी मम्मी जी, आज ही मैं डॉक्टर के पास इन्हें लेकर जाऊंगी, आखिरकार उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही है। अगर आज जाना है तो अभी जाओ, अगर रात हो गई तो मैं घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगी। अगर ऐसा हुआ तो देवरानी जी की तबीयत ज्यादा न बिगड़ जाए। जेठानी जी, इन्हें लेकर आप डॉक्टर के पास जाइए, घर का काम मैं संभाल लूंगी। इशिता की बात सुनकर अंजलि तुरंत शालिनी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से चेकअप करवाती है। क्या हुआ डॉक्टर, शालिनी ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, ये चिंता की बात नहीं है बल्कि खुशी की बात है। आपकी देवरानी माँ बनने वाली है। क्या सच में देवरानी जी माँ बनने वाली है? अंजलि खुशी से झूम उठती है। तभी शालिनी को होश आता है और वो सारी बातें सुनती है। क्या सच में डॉक्टर, मैं माँ बनने वाली हूँ? मतलब अब सब कुछ ठीक होगा? जी बिल्कुल, आप माँ बनने वाली हैं और यही सच्चाई है। अंजलि जी, जितना हो सके अपनी देवरानी का ध्यान रखिएगा। और हाँ, सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है तो थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, मैं अपनी देवरानी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। चलिए देवरानी जी, हम चलकर सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे घर का काम भी नहीं करना पड़ेगा और सभी का दिल खुशखबरी से झूम उठेगा। अंजलि शालिनी को लेकर शाम तक घर आती है और हॉल में बैठे सभी को ये खुशखबरी सुनाती है। मतलब मैं एक बार फिर दादी बनने वाली हूँ। अब तो इस घर में फिर एक छोटा सा नन्हा बच्चा आएगा जिस पूरे घर में चहल पहल कर देगा। हाँ, अब हम देवरानी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और उन्हें घर का कोई काम नहीं करने देंगे। अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ। अब क्या 9 महीने के लिए इस घर में नौकरानी आएगी? शालिनी माँ बनने वाली है, कोई बीमारी नहीं हुई है उसे जो इसे आराम करने की जरूरत पड़े। और वैसे भी इस घर में खुशियां आनी चाहिए, घर के रीति रिवाज नहीं बदलने चाहिए, समझे तुम सब? अब जाओ, अपने अपने काम पर लग जाओ। ये सुनते ही घर में फिर एक बार सभी चुप हो जाते हैं और तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। हमेशा की तरह फिर अगले दिन से शालिनी काम पर लग जाती है। सिलबट्टे पर चटनी पीसने में कितनी मेहनत लग रही है, ऊपर से पेट पर भी कितना जोर पड़ रहा है और दर्द भी सहन नहीं हो रहा। आह माँ। तभी वहां पर अंजलि आती है। अरे देवरानी जी, आप ऐसी हालत में चटनी क्यों पीस रही हैं? पापा जी को चटनी खानी है, इस वजह से मुझे चटनी पीसना पड़ रहा है। और फिर आपको तो पता है पापा जी को मिक्सर की चटनी पसंद नहीं है। इस घर के मर्दों ने तो कभी हम औरतों को समझा ही नहीं है और अब ऐसी हालत में उन्हें तो बस अपनी ही पड़ी है। आप हटिए, मैं करती हूँ। तभी अंजलि को कोई बुला लेता है और आखिरकार शालिनी को ही चटनी पीसनी पड़ती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। दोनों जेठानियां शालिनी की मदद करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी काम ज्यादा होने की वजह से शालिनी को मेहनत करनी ही पड़ती है। नहीं, अब नहीं होगा मुझसे। काश मैं अपने मायके जा पाती। मैं अब नहीं रह सकती इस दर्द को और नहीं झेल सकती। मुझे
तभी वहां हाथ में कपड़ा लिए गुस्से में शकुंतला आती है। बाहू, तुझसे अभी तक 2 बाल्टी कपड़े नहीं धुले गए? ये पकड़ राजवीर की शर्ट, इसे भी भिगो देना। मम्मी जी, मैं धो देती, लेकिन मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। औरत बनने का मतलब सिर्फ सांझ श्रृंगार नहीं, बल्कि उसकी कीमत खुद की कुर्बानी देकर चुकाई जाती है। औरत हो तो दर्द सहना पड़ेगा। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है और पहली बार शालिनी अंदर से टूट जाती है। वो लगातार काम करती है और फिर रात को जब वो कमरे में आराम करने को जाती है तो शायद ये घर की औरतों के लिए ही बना है। यहाँ औरतों को नौकरानी से बढ़कर इज्जत कभी नहीं दी जाती। शालिनी ये सोच रही थी कि तभी वहां इशिता आती है और पहली बार प्यार से शालिनी के सिर पर हाथ फेरती है। भाग जाइए देवरानी जी यहाँ से, ये घर औरतों को जीने नहीं देगा, धीरे धीरे अंदर से मार देता है। चले जाइए यहाँ से, यह हवेली औरतों की गूंज से भरी है, खुशियों से नहीं। लेकिन क्यों? आखिरकार क्या है इस हवेली के पीछे का रहस्य? मम्मी जी क्यों इतनी सख्त है? आखिरकार वो भी तो एक औरत है, और फिर यहाँ औरतों पर कितना जुल्म किया जाता है। काश मैं तुम्हें सच बता पाती, लेकिन इस सच को बताने के लिए जिस हिम्मत की जरूरत है वो मेरे पास नहीं। कुछ नहीं पगली, बस तू अपना ध्यान रखना और ज्यादा मत सोच। तुम्हारी ये हालत क्रिटिकल है। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे और खुद के बारे में सोचना है। इतना कहकर इशिता वहां से चली जाती है और शालिनी सो जाती है। दिन बीतते हैं और धीरे धीरे शालिनी की तबीयत नाजुक और शरीर कमजोर पड़ने लगता है। तभी एक दिन जब शालिनी छत से कपड़े उतार कर आ रही थी तो शालिनी, ये सब धुंधला क्यों दिख रहा है? क्या हो रहा है? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? नहीं नहीं। शालिनी खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार चक्कर खाकर सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाती है और खून की नदियां बहने लगती हैं। तभी सभी वहां पर तुरंत इकट्ठा होते हैं। शालिनी, शालिनी तुम ठीक तो हो? अरे तुम अपनी आंखें बंद मत करना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। बच्चा मेरा बच्चा, मैं सुन सकती हूँ उसे। हे भगवान, ये क्या हो गया? कैसी मुसीबत है ये? घर में खुशी आने से पहले ही इस पर इस तरह नजर क्यों लग जाती है? सभी रोने लगते हैं और हड़बड़ी में तुरंत शालिनी को लेकर अस्पताल जाते हैं। शालिनी का ऑपरेशन शुरू होता है। सभी बाहर बैठे रो रहे होते हैं। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। मुझे माफ कीजिए, हम बच्चे को नहीं बचा सके। क्या इस घर में दोबारा वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था? सभी तुरंत शालिनी के पास जाते हैं। शालिनी की जेठानियां उसके अगल बगल में बैठ जाती हैं और तभी शालिनी को होश आता है। दीदी, सब कुछ ठीक तो है ना? मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? आप सब चुप क्यों हैं? बोलिए, कुछ कहिए, बोलिए कुछ। दीदी, देवरानी जी, वो सॉरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दीजिए कि झूठ है। जिस बच्चे के आने की खुशियां अभी तक मैंने ठीक से सेलिब्रेट नहीं की थी, आज उसके जाने का तो कैसे झेलूं? मुझे याद है कल रात तक मैं उसे महसूस कर पा रहे थे, और फिर आज। देवरानी जी, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। आप इतना मत रोइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ देवरानी जी, परेशान मत होइए, हम है ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शालिनी के रोने की आवाज पूरे अस्पताल में गूंज उठती है। वहीं दूर खड़ी शकुंतला आंखों में आंसू लिए सारी चीज देख रही हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आज वही दिन, वही जगह, वही सिचुएशन, और मैं आज भी चुप खड़ी रही। पर खुद से वादा करती हूँ, पर इतिहास दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। शालिनी को उसकी दोनों जेठानियां जैसे तैसे चुप करवाती हैं और पूरा परिवार अगले दिन रात को वापस घर लौटता है और सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। कल इस हवेली में दफन किया गया बरसों पुराना सच सबके सामने आएगा। अब ना ही इतिहास कभी दोहराया जाएगा और ना ही मैं चुप रहूंगी। खुद से वादा करके शकुंतला सो जाती है और फिर अगले दिन आराम कर रही शालिनी के कमरे में जाती है। अरे मम्मी जी, आप कुछ काम था क्या आपको मुझसे? नहीं, तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। और मैं अभी जो तुम्हें सच्चाई बताने के लिए आई हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। शायद मुझे ये तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। कैसी सच्चाई मम्मी जी? शालिनी की बात सुनते ही शकुंतला शालिनी का हाथ पकड़कर उसी सालों पुराने बंद कमरे के पास ले जाती है। पहली बार दरवाजा खुलता है। दोनों अंदर जाती हैं और वहां लाल चूड़ियां, धूल से सनी चुनरी और एक औरत की तस्वीर रखी थी। ये वही फोटो है जो मैंने उस दिन एल्बम में? हाँ, ये वही फोटो है। अब सुन छुपी सच्चाई ये है कि मेरे बड़े बेटे की शादी सबसे पहले पलक से हुई थी, लेकिन इन लोगों ने उस पर इतने अत्याचार किए कि वो अत्याचारों के बोझ तले उसने अपना दम तोड़ दिया। उस वक्त वो माँ बनने वाली थी और जाते जाते मुझसे उसने कहा था कि मम्मी जी, आप मेरे बच्चे को तो नहीं बचा पाए,
लेकिन वादा कीजिए दोबारा इस हवेली में ये कभी नहीं दोहराया जाएगा। बहू बहू, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं सब औरतों की आवाज़ दबने नहीं दूंगी। मम्मी जी, जी आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। चिंकी को कुछ नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में आने वाले बच्चे को मैंने खो दिया है। मतलब कि चिंकी अंजलि जेठानी जी की नहीं, बल्कि वो पलक जेठानी जी की बेटी है। हाँ बहू, पलक ने अपने दूसरे बच्चे को भी खो दिया था, लेकिन अपनी पहली बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी थी। जिस दिन से मैंने उसका वादा तोड़ा, उस दिन से ये कमरा मुझे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इतना कहकर शकुंतला शालिनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों के रोने की आवाज सुनकर अंजलि और ईशिता भी वहां आती हैं। क्या हुआ? आप सब अकेले क्या हंसी मजाक कर रहे हैं? यहाँ हंसी मजाक नहीं चला है, शायद मम्मी जी देवरानी जी को सच्चाई बता रही हैं। हाँ, यही बता रही थी, लेकिन बस बहुत हो गया। अब इस घर की औरतें दोबारा रोएंगी नहीं। मैंने इस कमरे को बंद किया था क्योंकि मैं वादा निभा नहीं पाई थी, लेकिन अब मैं अपना वादा पूरा करूंगी और जितनी इस घर में मर्दों की चलती है उतनी ही अब औरतों की भी सुनी जाएगी। शकुंतला की बात सुनकर चारों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। इसी तरह फिर अगले दिन, बहू आज गोभी की सब्जी बनाना। नहीं, गोभी की सब्जी से मम्मी जी और देवरानी जी को एलर्जी है। आज हमारे पसंद की सब्जी बनेगी। ईशिता भूल गई क्या? जुबान चलाने की सजा क्या थी? ये कैसी बदतमीजी है? अगर ये बदतमीजी है तो बदतमीजी ही सही, लेकिन अब इस घर में हम औरतों की भी सुनी जाएगी। ये सुनते ही आकाश का गुस्सा फूट पड़ता है और वो अंजलि पर जैसे ही हाथ उठाने लगता है तभी शकुंतला आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हो गया। इस हवेली की दीवारों ने औरतों के रोने की गूंज बहुत सुन ली है। अब इस हवेली में हंसी गूंजेगी। अब यहाँ कोई भी औरत रोएगी नहीं। ये क्या कर रही हो शकुंतला तुम? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं चुप थी, मैंने सहा, बहू ने सहा, पलक तक ने भी सहा, लेकिन अब नहीं। हाँ, और वैसे भी अगर खुद के लिए स्टैंड लेने को आपके नजरिए में बदतमीजी कहते हैं तो हम बदतमीजी सही हैं। अरे आप लोगों ने औरतों को समझा ही कब है? तबीयत खराब है तो काम भी करना, भूखे हो तो पहले खाना मर्द ही खाएंगे। आखिरकार क्यों? आप लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि हम औरतों के रोने पर आप लोगों ने पाबंदियां लगा रखी है कि 2026 चल रहा है। कोई सतयुग नहीं है जहां औरतों पर इतना अत्याचार हो। शकुंतला चिल्लाए मत पापा जी। 2 सेकंड में आप लोगों को हम गिरफ्तार करवा सकते हैं। इसलिए अब आकर घर की इज्जत सड़कों पर नहीं उछालना चाहते तो आपको अपने रिवाज और रूल बदलने होंगे। सभी की बातें सुनकर आकाश, सौरभ और राजवीर को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं वृषभानु इज्जत उछलने के डर से चुप बैठ जाता है और बहुएं किचन में जाती हैं और अपने पसंद का खाना बनाती हैं। और आज पहली बार पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। आज से बहुएं भूखी नहीं रहेंगी। हम सब साथ में खाना खाएंगे और अगर किसी को एतराज है तो वो इस डाइनिंग टेबल से उठकर जा सकता है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। अगर थोड़ी कम सख्ती की होती तो आज ये नौबत ना आती। अगर कुछ कहा तो इज्जत भी चली जाएगी। डिवोर्स हुआ तो एलिमनी भी देनी पड़ेगी। यह सोचकर वृषभानु भी चुप हो जाता है और घर में धीरे धीरे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। औरतें रोने से लेकर हंसने तक, सब्जियां खरीदने से लेकर शॉपिंग तक, घर के काम से लेकर आराम तक, जिंदगी बिताने से लेकर जिंदगी जीने तक का सफर कुछ ही महीनों में तय कर लेती हैं। फिर एक दिन, आप सबके लिए भी आमरस बना दूं? मैं अपने लिए आमरस बना रहा हूं। हाँ, बना दीजिए। कुछ महीनों के सफर ने घर के मर्दों को पूरी तरह से बदल दिया था। अब घर के मर्द भी किचन में जाने लगे थे। हवेली पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिससे अब अपना काम सब खुद करने लगते हैं। आज पहली बार मैंने खुद से कपड़ा प्रेस किया है। और मैंने अपने लिए खुद टिफिन बनाया है। खैर, अब तो कुछ दिनों से ये सब खुद ही करना पड़ता है। घर के सभी मर्द अपना अपना काम कर रहे हैं तो वहीं हॉल में औरतों के हंसने की आवाज गूंज रही है। वाह जेठानी जी, क्या बात है आपने। हंसे से पेट दुख गया है। सच में जेठानी जी, आपकी बात सुनकर तो मजा ही आ गया। वैसे कितना अच्छा लग रहा है ना, जिंदगी बिताने की वजह हम जिंदगी बना रहे हैं। सभी औरतें खुश होकर आपस में बातें कर रही थी। तभी दौड़ते हुए चिंकी आती और सोफे पर खड़ी हो जाती है। चाची दादी मम्मी, देखिए मैं एग्जाम में फर्स्ट आया हूँ और एक दिन मैं बड़ी होकर अपने सपने भी पूरी करूंगी। याहू। इस तरह अब हवेली की औरतों की आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून भरी मुस्कान है। साथ ही वो बरसों पुराना कमरा अब डेली यूज के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। आवाज आनी बंद हो गई है और हवेली के सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे हैं।